हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे हिम स्पिरिट 98 चैनल पर। तो गाइस, हमने जो है पिछले पार्ट में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था भारत की जो गंगा, यमुना, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब और अन्य जो भारत की नदियाँ उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे तो इस वीडियो जो भारत की नदियाँ हैं पार्ट 2 के बारे में। तो इसमें हम जो अन्य नदियाँ हैं भारत की उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो वीडियो है उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो चंबल नदी से। चंबल नदी, अच्छा, चंबल नदी है यह जो मध्य प्रदेश इंदौर जिले, ठीक है ना, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित एक माहू के निकट एक जानापाव पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना, वहाँ से निकलती है नदी। और यह जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी की जो लेंथ है वो कितनी है, लंबाई जो है इसकी कुल 950 किलोमीटर है, ठीक है। और यह जो नदी है ये जो है बीहड़ों गड्ढों का निर्माण करती है। यह नदी जो है बीहड़ों, जो कि गड्ढे होते हैं, उनका निर्माण करती चलती बहती है ये। अब हम बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी की बात करें तो यह नदी का जो उद्गम है वो हुआ है माप चाचुंग ग्लेशियर से हुआ है। कहाँ से हुआ है, माप चाचुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत के पठार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तिब्बत के पठार में स्थित है। और यह नेपाल के मध्य बहते हैं, ठीक है। और हिमालय जो है ये शिवालिक श्रेणियों को पार करते समय राशि पानी, जो कि एक जगह का नाम है राशि पानी, तो ये राशि पानी नामक स्थान पर, ठीक है ना, जो राशि पानी नामक स्थान पर एक गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो घाघरा नदी है जो भारत की जो शिवालिक श्रेणी को पार करते समय राशि पानी नामक स्थान पर किस घाटी का निर्माण करती है, एक संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। घाघरा नदी जो है ये बिहार के छपारा या छपरा, ठीक है ना, वहाँ पे गंगा नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक गंगा की सहायक नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो कुल 1200 किलोमीटर है। घाघरा नदी की जो कुल लंबाई है वह कितनी है, इसकी कुल लंबाई जो है वह है 1200 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम गोमती की। तो गोमती की बात करें तो ये जो नदी है इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है, ठीक है ना। यूपी के जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ये गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाता है, ठीक है ना, गाजीपुर जो कि वहाँ पर जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। इस नदी का जो उद्गम है वो नेपाल तिब्बत की जो सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला से हुआ है, ठीक है ना, जो कि तिब्बत और नेपाल के मध्य जो सीमावर्ती श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। नेपाल में इस नदी को जो है शालिग्रामी तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है। शालिग्रामी, नारायणी के नाम से जाना जाता है इसे नेपाल में। और उत्तर प्रदेश में बिहार की सीमा बनाते हुए यह नदी जो है पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाते हुए पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। तो यह भी है गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी की अगर लेंथ की बात करें तो इसकी 425 किलोमीटर है, कुल लंबाई इसकी 425 किलोमीटर है। इसके बाद बात करते हैं हम कोसी नदी की। तो जो कोसी नदी है इसका जो उद्गम है, ठीक है ना, प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है जो नेपाल और हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत
से निकलती है, ठीक है ना। कोसी नदी का अगर उद्गम जो है प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है, जो कि कहाँ है, नेपाल, हिमालय तथा कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा पर्वत से निकली है सभी। और ये सारी श्रृंखलाएं जो अन्य हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनसे पर्वत से इनका जो 7 धाराओं का निर्माण हुआ है, उनमें से 7 धाराओं में से कोसी का जो है उद्गम माना जाता है। और इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का बात करें तो उसका नाम अरुण है, ठीक है ना। 7 धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है, जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। अब हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो ये नेपाल में है और इसे नेपाल में जो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो उस माउंट एवरेस्ट की यदि हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 8,848.86 किलोमीटर है। ये सॉरी मीटर 8,848.86 मीटर है इसकी कुल जो इसकी हाइट है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। अच्छा, ये जो माउंट एवरेस्ट से के पास से निकलती है, ठीक है ना, सबसे बड़ी 7 धाराओं में बात करें तो अरुण है, ठीक है। और बिहार के जो कोसी नदी है, बिहार के मैदान में भागों में बहते हुए, बिहार में जब एंटर करती है तो उसके जो मैदानी पार्ट है वहाँ पर बहते हुए यह नदी जो है भागलपुर ज़िले में, ये याद रखिए, बिहार में बहते हुए भागलपुर ज़िले में गंगा नदी में मिल जाती है। तो कोसी नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। अच्छा, कोसी की बात लेंथ की बात करें तो उसकी कुल लंबाई जो है 750 किलोमीटर है। कितनी है? 750 किलोमीटर। और कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन, ये भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है। मतलब कि जब वर्षा का मौसम होता है या पानी के जल स्तर में जब वृद्धि होती है तो यह नदी जो है अपने साथ कई बार जो है अपना स्थल परिवर्तन कर देती है। मार्ग परिवर्तन का मतलब कि मान लीजिए कोई ये नदी जो है इस तरफ बह रही थी, ठीक है ना, ये इसका वास्तविक जो रूप था, लेकिन जब जल अधिक आया तो इसका जो जल बहाव था वो कहीं और परिवर्तित हो गया, ठीक है ना, कहीं और परिवर्तित हो गया, वो अपनी दिशा बदल दी उसने, ठीक है ना। और उसके साथ जो है बाढ़ बूढ़ ये सब जो है देखने को मिला। ये सब जो है कोसी की नदी जो है करती है, ठीक है ना। और उसके कारण क्या थी, ये भयानक बाढ़ के लिए भी कुख्यात था वो। तो ये संभव ही है कि जब नदी कोई अपनी नदी या जल स्तर अपना जो है दिशा बदलते हैं तो वो शहरों या गाँव इनकी तरफ बढ़ते हैं, तो उससे क्या बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाती है। यह प्रतिवर्ष बिहार में जनधन अपार क्षति पहुँचाती है, इसलिए इसे बिहार का शौक कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई बिहार का शौक किसे, या शौक नदी, ठीक है ना, किसे कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी को जो का उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार में स्थित एक पलामू पहाड़ियों से हुआ है, ठीक है ना। इसका उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर पठार में स्थित एक पलामू पहाड़ियों से हुआ है। ये झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। झारखंड मतलब पहले छोटा नागपुर जो छत्तीसगढ़ है उधर से झारखंड से बहते हुए छत्तीसगढ़ के और जो झारखंड आपस में मिली हुई मतलब बॉर्डर शेयर करते, मतलब एकदम से सटे हुए हैं झारखंड और छत्तीसगढ़। तो उसके बाद बहते हुए पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। तो इस ध्यान रखें गाइस, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो दामोदर है वो किस में जाकर मिलती है, किसकी सहायक है, तो वह हुगली की सहायक नदी है, ठीक है ना। दामोदर वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है और हुगली नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? हुगली नदी में। दामोदर नदी द्वारा क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़, गलत लिखा है इन्होंने, जो बाढ़ है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बाढ़ जो कि मतलब वहाँ पर बाढ़ लेकर आती है ये नदी, दामोदर नदी है जो, ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल में भारी तबाही करती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शौक कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछे कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, तो वो कौन है? तो वो है कोसी, ठीक है ना। तो वो है कोसी।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो वह दामोदर नदी। आपसे पूछा जाए कि जो अ, अपनी जो नदी है ये दामोदर, ये सॉरी हाँ दामोदर है, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये हुगली की सहायक नदी है, ठीक है ना, हुगली। तो ये पश्चिम बंगाल में जब जाती है तो ये बाढ़ लेकर आती है वहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इस नदी पर जो है दामोदर घाटी परियोजना संचालित है जो इस घाटी पर जो है दामोदर नदी पर जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, ठीक है ना। ये अमेरिका की जो टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, ठीक है ना। तो दामोदर नदी पर जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है जो कि अमेरिका, टेंसी नदी कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में है, ठीक है। टेंसी नदी कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में है। तो उसी टेंसी नदी, जो अमेरिका की टेंसी नदी घाटी परियोजना पर पूर्ण रूप से आधारित है। अब हम बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में। जो बेतवा नदी है उसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। यह रायसेन जिले की जो रायसेन है, रायसेन जिले में स्थित एक कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है ये बेतवा नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो 475 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के जो हमीरपुर जिला है उसमें यमुना मिल जाती है। तो बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। इस नदी पर जो है माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है। माता टीला और राजघाट बांध जो है किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है, ठीक है ना। तो जो इस नदी पर जो है माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है बेतवा पर। तो हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, ठीक है ना। जो अमरकंटक है यहाँ से जो है एक और नदी निकली है, उसका नाम नर्मदा, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सोन नदी का उद्गम जो अमरकंटक के पहाड़ियों से हुआ है और यह मध्य प्रदेश के रीवा सिंधी जिलों से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के रीवा और सिंधी जिलों से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश चली जाती है तथा पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। पटना के समीप गंगा में चली जाती है। तो ये सोन नदी भी जो है गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 775 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 775 किलोमीटर है। और इस बांध पर जो है बांध सागर और रिहंद परियोजना स्थापित है, ठीक है। तो इस पर जो है बांध और जो कौन कौन से बांध सागर परियोजना और रिहंद परियोजना संचालित है इसने सोन नदी पर। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो यह नदी का जो उद्गम है तिब्बत के में स्थित एक मानसरोवर झील से हुआ है, ठीक है ना। तिब्बत का इसका जो नदी का उद्गम है वो तिब्बत में ही हुआ है जो कि मानसरोवर झील से हुआ है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो मानसरोवर झील है वहाँ से जो है और किन किन नदियों का उद्गम हुआ है, या कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। यह आपके लिए क्वेश्चन है। इस नदी का जो उद्गम स्थल जो है वो समुद्र तल से 5150 ऊंचाई पर मीटर जो है ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो, ये इम्पोर्टेंट है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सांगपो कहते हैं, ठीक है ना। सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। तथा भारत में जब ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद यह जो दिहांग कहलाती है। मतलब कि जैसे ये हिमालय तिब्बत में ऊपर राजस्थान की तरफ मानसरोवर में बही तो वहाँ उसके निकली, वहाँ के बाद इसे जो है सांगपो का नाम दिया गया तिब्बत में। जैसे अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर
तो इसे जो है दियांग के नाम से जाना गया। और जैसे असम अरुणाचल प्रदेश के बाहर निकलने के बाद जैसे असम में एंटर हुई, असम में इसे जाना गया अब ब्रह्मपुत्र के नाम से। ये इम्पोर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। सबसे पहले तो यही है कि भाई इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो तिब्बत के मानसरोवर से हुआ है। इसकी जो तिब्बत को जो है किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है भारत के, तो उसको दियांग के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश की दियांग नदी है उसे असम में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो तिब्बत की सांगपो नदी है उसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो दियांग। और दियांग को किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र। सांगपो को किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो सांगपो। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तिब्बत सॉरी दियांग, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दियांग। और भी है इसका नाम, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। असम में हुआ ब्रह्मपुत्र। जैसे बांग्लादेश में जब जाती है तो जमुना कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना। जब ब्रह्मपुत्र असम के बाद जो है होते हुए मेघालय होते हुए नीचे को गई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में ये जो है जमुना कहलाई, ठीक है ना। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप पिछली वीडियो जरूर गंगा का जो सेक्शन है उसको जरूर देखिए, उसमें इसके बारे में चर्चा अच्छे से मैंने जो है चर्चा करके बताया हुआ है आपको पूरा, कि गंगा जब एंटर हुई तो वहाँ पर किस नाम से गई, पद्मा के नाम से जानी गई। जब पद्मा में ब्रह्मपुत्र जो कि जमुना कहा गया, जमुना और पद्मा का जब मेलाप हुआ, ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना गया, तो इसको मेघना के नाम से जाना गया। तो मेघना के नाम से इसने बंगाल की खाड़ी का निर्माण जो है वो मेघना के नाम से हुआ है। तो हम डिस्कस करते हैं आगे। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो संगम, गंगा तो देखो हम भारत की ऑफिशियल के हिसाब से गंगा है, लेकिन अगर बांग्लादेश के हिसाब से देखें तो वहाँ पर एंट्री में तो वो जो आपकी क्या है वो एंट्री में और बाद में मेघना के नाम से जानेगी, ठीक है ना। मेघना और ब्रह्मपुत्र के जो गंगा का मिलाप वो मेघना है, और जो पद्मा है पद्मा के नाम से एंटर हुई गंगा, और जो ब्रह्मपुत्र है वह किस नाम से, जमुना के नाम से एंटर हुई। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम तो होने के बाद दोनों जलधाराओं में सम्मिलित होने के बाद सॉरी मेघना कहा जाता है इसे, मेघना, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र की हम कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है वह है 2290 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2290 किलोमीटर। और भारत की है तो 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र है उसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। इसमें तिब्बत से लेकर बांग्लादेश की जो मिलाप हुआ वहाँ तक सभी इंक्लूड है इसमें। लेकिन भारत में 916 किलोमीटर बहती है ब्रह्मपुत्र। इस नदी पर जो असम राज्य विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, जिसको मांजुली के नाम से भी मांजुली या मांजुली, कहीं कहीं मांजुली है तो कहीं मांजुली है, तो आप कंफ्यूज मत होना ये सब देखकर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो वह है मांजुली या मांजुली द्वीप, ठीक है। ये कहाँ पर है, असम में। किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो गाइस ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बन जाता है ब्रह्मपुत्र जो है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है एग्ज़ाम में आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपसे पता लग गया कि भाई असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो वो कौन सा नदी द्वीप है, द्वीप नहीं नदी द्वीप, तो वो है मांजुली द्वीप, जो कि किस पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र में और असम में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं नर्मदा की। इस नदी का भी जो उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित एक अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, ठीक है ना। और यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर दूरी तय करते हैं गुजरात के भड़ोच
के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो कि खंबात की खाड़ी का अरब सागर की तरफ है। अरब सागर में अपना पानी छोड़ती है ये नर्मदा नदी, ठीक है ना। तो उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर जो है 1312 किलोमीटर दूरी के तय करते हुए गुजरात के बड़ौच के निकट ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा नदी पर जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डेल्टा, एस्चुरी और मोहाना और जो भी नदी जो है मतलब कि डेल्टा, जो भी नदियाँ जो समुद्र या फिर किसी स्थान में मिलने के बाद जो भी स्थान बनाती है उसके बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम अलग एक पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए, उसके हम सारी नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी जो है हिंद महासागर में, और कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो भारत में ही मतलब कि सहयोग करती हैं अन्य नदियों के बारे में। इसके बारे में अलग से वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप जो है मेरे चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। इस नदी पर जो है इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ठीक है ना। तो इस नदी पर जो है इंदिरा गांधी सागर परियोजना इम्पोर्टेंट है, और ओंकेश्वर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में मैक्सिमम जो इसका जो क्वेश्चन रहता है, तो वही 2 क्वेश्चन इससे मैक्सिमम बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन। एक तो उसका उद्गम स्थल, ठीक है ना, कि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक श्रेणी से, ठीक है ना, ये काफ़ी लंबी श्रेणी है अमरकंटक, तो वहाँ से उसका उद्गम होता है। और अपने उद्गम स्थान से जो है 1312 किलोमीटर दूर करने के बाद गुजरात में बड़ौच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है, और ये जो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और चलो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डेल्टा और एस्चुरी के बारे में, कि लंबा हो जाएगा ये वीडियो। इस नदी, चलो आपको बता ही देते हैं कि एस्चुरी क्या होती है। जी मान लीजिए भारत है, ठीक है ना, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, जिस तरफ अरब सागर में गिर रही है ऊपर से, ठीक है ना, वो हो गया जब झरने के रूप में या फिर बड़े फैल के नदियाँ ऐसे कई कई जगह से चल जाती है मिलके, ठीक है ना, अचानक नहीं मिलती, काफ़ी समय बाद जो है। मान लीजिए एक समुद्र है, इसमें कोई नदी ऐसे एक नदी है, लेकिन वो कई अपने रास्ते बनाकर बनी, कई उसने रास्ते बनाए, ठीक है ना, ऐसे। तो एक ये आपकी खाड़ी हुई, ठीक है ना, या फिर झरने के रूप में उसमें गिरा, तो ये सब खाड़ी हुई, ठीक है। और यदि कोई नदी चुपचाप अपना जल जो है समुद्र में मिला दिया, ऐसे चलते हुए आई, और ये समुद्र है और ये नदी आई और ये चुपचाप मिल गई, इसने कोई अपना एक जो है रास्ता नहीं बनाया 2 से ज़्यादा, ठीक है ना, तो ये आपका एस्चुरी हुई। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा पर, और ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब अगली बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। इस नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिले के मुल्ताई नामक जो नगर है वहाँ से, वहाँ के पास से हुआ है इसका उद्गम, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से हुआ है। तापी नदी जो है ये पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के में समानांतर बहते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। इस नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी के साथ ही समानांतर बहती हुई गुजरात के सूरत में खंबात की, ये भी खंबात की खाड़ी, जो कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि खंबात की खाड़ी किस ओर है। आपको ऑप्शन देता हूँ, बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में, ये आप कमेंट सेक्शन में दोनों में से ज़रूर बताएं। अगली बात करते हैं हम तो महानदी के बारे में। महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के स्थित सिंहवा पहाड़ियों से हुआ है। यह नदी जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना।
उड़ीसा छत्तीसगढ़ राज्य से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हीराकुंड बांध। तो किस नदी पर है? तो ये आपका महानदी पर है हीराकुंड बांध। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जरूर बताएं कि जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे लंबा बांध है, या फिर मतलब कि सर्वाधिक सुंदर बांध है, या फिर सबसे छोटा बांध है। ये आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी इस नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। ठीक है ना। गोदावरी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक से होता है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना। इसे जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय वो होता है जिसके 3 ओर पानी और एक तरफ स्थल हो, तो वो भारत के जो दक्षिण में हिस्सा है तो उसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक है ना। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ठीक है ना। और जो ये आपकी गोदावरी नदी है इसे जो है दक्षिण की गंगा, ठीक है ना, दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, इन सभी नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है ना। इसे जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। और अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को ये बताया गया कि इस नदी दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह महाराष्ट्र, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिण गंगा गोदावरी है सारी। ठीक है ना। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पठार को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो पठार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी के बारे में बात करते हुए ये महाबलेश्वर के निकट झरने से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना एवं श्री शैलम परियोजना निर्मित है। कृष्णा नदी पर जो महाराष्ट्र, एक तो बता महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन गया है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो नदी है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इनके मध्य जो है एक हमेशा इनके नदी को लेकर जो विवाद रहता है, इनके जल बंटवारे को लेकर इन स्टेटों के बीच में इनका। ठीक है ना। और इस पर जो है इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है और ये अरब सागर में नाग होते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है ना। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इस पर जो है नागार्जुन सागर परियोजना, श्री शैलम परियोजना ये निर्मित है कृष्णा पर। अब हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। ये लास्ट है इस वीडियो में। तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो राज्य कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है ना। कुर्ग जिले कर्नाटक में पड़ता है ये कुर्ग। इस जिले से जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। और कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि एक झरना है, कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। यह नदी जो है 800 किलोमीटर दूरी जो है तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि कावेरी नदी अपना पानी किस ओर गिरती है, तो वही गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात झरने को कहा जाता है, बड़े विशाल जो कि होता है। तो ये कावेरी नदी जो है प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थित है। इस नदी पर जो है 800 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे।
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और हाँ, आपको जो बैक नॉइज़ की जो समस्या आ रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और मेरे द्वारा जो भी मेरी गलतियाँ हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं उनमें और सुधार करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर वीडियो शेयर करना। धन्यवाद।